बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसवे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नए दिन के आगाज के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एज वेल। उम्मीद करते हैं जी आपका वीकेंड और उसके लिए आप तैयार होंगे और आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। अनफॉर्चुनेटली लाहौर के अंदर बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वजह से हम सब ऑब्वियसली एज अ लाहौरी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में एक जो कह लें डर, एक खौफ, दोबारा से वो कैफियत आना शुरू हो गई है जो कुछ अर्सा पहले हमने बिल्कुल बतौर लाहौरी भी और मेनली बतौर पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। इससे पहले इस्लामाबाद में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ और फिर लाहौर में हुआ। इस पर भी इन डिटेल्स बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जो भी इस वाक़े के अंदर अपनी जान से गए हमारे पाकिस्तानी दोस्त भाई, उनके लवाहिकीन से हमारा इज़हार ताज़ियत भी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मरी के बारे में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है जी मरी को ज़िला बनाने के लिए और कुछ अहम इक़दाम वहाँ पर करने का फैसला किया गया है। नई एडमिनिस्ट्रेशन लेके आने का फैसला किया गया है। बहुत सारे इक़दाम हैं जो कि बड़े पैमाने पर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि हम हमेशा किसी वाक़े का इंतज़ार क्यों करते हैं कुछ ऐसे इक़दाम लेने के लिए। हम क्यों ये समझते हैं कि पहले कोई वाक़या हो जाने जाएँ उसके बाद इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ। ये काबिल सताइश है कि आप इस किस्म की कोशिश करें, लेकिन वाक़यात से पहले क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाक़यात के बाद क्यों? और ये हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है कि जब तक कोई ऐसी बात या ऐसा कोई वाक़या अफसोसनाक पेश नहीं आता तब तक इंतज़ामिया समेत किसी को होश नहीं आता। और जैसे ही कोई वाक़या पेश आता है उसके बाद फौरी इक़दाम शुरू हो जाते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद फिर वही बात कि वो रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं, उन पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये उस वक्त की बात होती है कि जी फ़ौरन हमने इक़दाम कर लिए, लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं वो लोगों के सामने नहीं आते। और यही वाक़े के सानिया मरी के हवाले से अगर हम वाक़े के बारे में बात करें तो यही हुआ कि सबसे पहले तो ज़िला बनाने की तजवीज़ दी गई जी। ये प्लानिंग बहुत अरसे से जारी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो प्लानिंग क्या हुई कि अब उस पर इम्प्लीमेंट हुआ जब वो वाक़या पेश आ गया। करार वाकई सजा देनी चाहिए जो भी नेग्लिजेंस का मुर्तकिब है। और इसमें ये भी मसला होता है कि सभी अफसरान को उठा के आप एक तरफ फेंक दें और ये कहें कि हमने इतनी बड़ी तब्दीली कर दी है। मेरे ख्याल में आप अगर टू द पॉइंट इंक्वायरी हो और वो शख्स जो कि वाकई इस वाक़े का जिम्मेदार है और टीयर वाइज अगर आप इसको तकसीम करें कि किसने कितना इस पर अपना किरदार अदा किया, कौन कितना मुजरिम है इसके अंदर, और फिर उसको सजा दी जाए। वो उसका हक नहीं है कि वो सीट के ऊपर बैठा रहे, ना कि आप चकवाल वाला उठा के रावलपिंडी लगा दें, ये सजा हो गई, या रावलपिंडी वाला उठा के सरगोदा लगा दे, तो ये तरीका नहीं है। आई थिंक एक दफ़ा अगर किसी ने कोई ऐसी नेग्लिजेंस की है जिसमें इंसानी जानें चली गई हैं, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता, तो उसको दोबारा उस काम के लिए वो मुनासिब नहीं है, उसको नहीं रहना चाहिए। तहकीक प्रॉपर हो और उसके बाद प्रॉपर सजा का एक अमल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वैसे शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 5 महीने बाद हम कौम को जवाब देंगे कि वोट में वो हमारे साथ क्या करेंगे रात को एक टेलीविजन शो में। तो इसका मतलब है कि 5 महीने में क्या कुछ बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। फौजदारी कवानीन के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिटेल्स हम और साथ साथ इमरान कोविड के हवाले से भी कराची में स्पेसिफिकली अगर बात करें 40% से रेशो बढ़ चुकी है कोविड केसेस की, पॉजिटिविटी की। तो बी केयरफुल एवरीवन। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली हमारे पास अच्छी खबर हो तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको अच्छी खबर ही दें, लेकिन अभी चूंकि कोविड का मामला संगीनियत इख्तियार करता चला जा रहा है और इसमें जो वैक्सीनेशन का अमल है वो बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं हम कहेंगे, लोग रिलक्टेंट है, अभी भी उस तरह से वैक्सीनेशन के टारगेट्स अचीव नहीं हुए। लेकिन आपने एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और स्पेसिफिकली कराची वाले आप लोग तो बहुत ख्याल करें। अब देखते हैं। मुल्क के 5 बड़े शहरों में थ्रेट मौजूद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में कोरोना के हमले मजीद तेज। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में सूरत हाल काबू से बाहर। सिंध और केपी में नई तब्दीलियां। कोरोना के बाद मामूलात जिंदगी की बहाली। पाकिस्तान 50 मुल्कों की मवाजना रिपोर्ट में अमरीका, बरतानिया, चीन और फ्रांस से आगे निकल गया। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक लाल चंद माली से। और क्या तख्लीक़कार पागल या एबनॉर्मल होते हैं? देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। हेडलाइंस आपने जाने, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी
बड़ी क्या अफसोसनाक खबर ये कहना चाहिए, पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी के वाकयात देखने में आ रहे हैं। 3 दिन पहले हमने पहले भी जिक्र किया, इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी में आपको मालूम है पुलिस चौकी पर एक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द थे, बल्कि दहशतगर्दों ने फायरिंग की जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया था और फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का दिल लाहौर और लाहौर का दिल अनारकली इस मारूफ तजारती मरकज़ में भी एक बम धमाका हुआ और कम अज़ कम 3 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जहाँ भग हुए, 28 जख्मी हुए और इनमें से भी इतलात ये हैं कि 4 की हालत तशवीशनाक है। अल्लाह उनको सेहत दे, वो ठीक हो जाएं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका एक प्लांटेड डिवाइस के जरिए किया गया और इब्तदाई रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसमें 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें जो एक इमारत है वहाँ पे आप कुछ मनाजिर भी देख रहे हैं, वहाँ पे 8 मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुँचा। तफ्तीशी जो ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर इस जाए वक़ुआ पर आया, एक बैग रखा और उसके जाने के 4 मिनट के बाद धमाका हो गया। इसकी जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की है और साबिक वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ये कहते हैं कि ये तंजीम 10 दिन पहले बनी है और मजीद उनका ये कहना है कि कलदम UBA और कलदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने मिलकर ये तंजीम बनाई है। इब्तदाई रिपोर्ट से दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कलदम TTP से सीज फायर खत्म हो चुका है, मुल्क में रेड अलर्ट जारी है, दहशतगर्दी का खतरा अभी भी मौजूद है, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में भी थ्रेट्स मौजूद है, कोशिश है कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भी शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया था कि इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल हैं वो मौजूद हैं। गुज़िश्ता नवंबर में भी वज़ीर दाखिला ने ये कहा था कि मुल्क में 78 के करीब कलदम तंजीमों के स्लीपर्स सेल मौजूद हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंज बन रही है और आइंदा दिनों में पाकिस्तान में PSL भी होने वाला है, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी आना है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का एक दौरा रखा हुआ है और सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए ऐसे वाक़यात का होना एक बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे हम इन इवेंट्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली क्रिकेटिंग इवेंट्स की, तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है। जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक आया था और यही दहशतगर्दी के वाक़े की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम्स रिलक्टेंट थी, वो पाकिस्तान नहीं आ रही थी। और अब जो सिचुएशन है इमरान, इसमें हमें थोड़ा ये जो सीक्वेंस ऑफ ब्लास्ट है ना, इससे एक चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह समझ आती है, क्योंकि हमने जब अपने करियर का आगाज़ किया ऑन टेलीविज़न तो उस वक्त ये लहर तकरीबन काफ़ी हद तक होना शुरू हुई थी और फिर पीक भी हमने इसकी देखी, फिर इसको नीचे जाता भी देखा। तो ये जो सीक्वेंसिंग होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी एक धमाका कहाँ पे, किस इलाके में, किस जगह पे हुआ और दूसरी दहशतगर्दी किस इलाके में, किस जगह पे हुई। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस वक्त ये जो 2 वाक़यात पैदर पे हुए हैं, एक पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत में और एक सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल-हुकूमत में, ये दोनों एक पैगाम बहरहाल देते हैं कि दोबारा से दहशतगर्द अपने आप को तैयार कर रहे हैं हमारे खिलाफ और दोबारा से इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होता है, खासतौर पर कोई क्रिकेटिंग इवेंट होता है या ऐसा इवेंट जिससे पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी दुनिया में कुछ इमेज बेहतर हो सकता है, तो इस किस्म का वाक़या जरूर होता है। मेरा तो तजुर्बा यही कहता है और ये हम देखते आए हैं। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि अब जैसे ये प्लांटेड डिवाइस का धमाका था तो जो भी लोग आप मार्केट्स के अंदर जा रहे हैं तो गैर जरूरी तौर पर ना जाएं। पहली बात तो अल्लाह आप सबको महफूज रखे, आज जुमा भी है, एहतियात करें। नंबर 2, अगर कहीं पे भी कुछ आपको मशकूक नजर आता है तो जिम्मेदारी का सबूत दें, उसको नजरअंदाज मत करें। चाहे कोई गाड़ी मशकूक है, कोई बाइक मशकूक है, कोई पैकेट मशकूक है, उसके ऊपर आप रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहिरा जरूर करें। असद रिपोर्टर हमारे साकिब मौजूद हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लाहौर की हम बात करते हैं। लाहौर ने पहले भी माजी में बड़ा सफर किया इस तरह के वाकयात को लेकर। ये जो कल वाकया पेश आया, जिसे हम सानिया भी कहें तो गलत नहीं होगा, इसमें 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ, 28 के करीब लोग जो हैं उनको वो जख्मी हुए हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? तो मौजूद हैं वजीर खारजा शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अफसोसनाक वाकया है जो कल हुआ और इस पे फिर रात को वजीर दाखिला की एक स्टेटमेंट भी आई। इस वक्त पूरी कौम के अंदर शाह साहब एक ही तशवीश है कि क्या हम दोबारा उसी स्टेज की जानिब जा रहे हैं जहाँ पे आज से 5-7 साल पहले थे, हम मौजूद थे? कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमने इनका मुकाबला करना है। हमारे इल्म में है कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती मुल्क में इस्तेहकाम हो, नहीं चाहती यहाँ माशी तरक्की हो और वो स्पॉयलर्स का किरदार अदा करना चाह रही हैं और वो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह माजी में भी हमारी सिपाह ने, हमारी अफवाज ने, हमारी आवाम ने
मिलकर उन कुव्वतों का मुकाबला किया, उन्हें शिकस्त दी और इंशाअल्लाह आइंदा भी देंगे। तो इस मौके पर रियासत की हिकमत अमली क्या है? एक तो शाह साहब हमने पहले देखा वही जो दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर, और उसमें पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया और बहुत कीमती जानें हमने दी। हमारी फोर्सेस के अफसरान, फौजी शहीद हुए, जवान शहीद हुए, हमारी सिविलियन आबादी बहुत बड़ी तादाद में मुतासर हुई। तो अब इस वक्त रियासत की हिकमत अमली क्या है? क्योंकि थ्रेट तो मौजूद है और ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारा जो सीज फायर है वो खत्म हो चुका है और अब हमने दोबारा से हमारा एक जंग का माहौल है। पॉलिसी अगर मैं आपसे पूछूं, रियासत इस वक्त किन खतूत पे चल रही है इस मामले को लेकर, तो क्या बता पाएंगे आप? देखिए, हमारी पॉलिसी है अमन इस्तेहकाम, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में। हमारी पॉलिसी है कि माशी तरक्की पाकिस्तान की भी और पूरे खित्ते की भी। ठीक, हमारी पॉलिसी है कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और दानिशमंदी से करेंगे, और उसके लिए हमने एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया है। इंशाअल्लाह उसको बरकरार रखना हमारी जरूरत भी है और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। एक नेशनल कंसेंसस सरकार है। मत भूलिए कि कुव्वतें हैं जो अपने अंदरूनी मामलात, आप देखिए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि आज बरतानिया में वॉर क्राइम्स का जिक्र हो रहा है, भारत पर जेनोसाइड के इल्जामात लग रहे हैं। दुनिया उनकी जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उस पर खुलकर इजहार कर रही है। तो वो क्यों चाहेंगे पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, अमन हो, माशी तरक्की हो? अच्छा शाह साहब, हमें बिल्कुल जी शाह साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि ऐसे जो वाकयात होते हैं ये बाज़ औक़ात बड़े ब्लाइंड केसेस रह जाते हैं। यानी कि धमाका हो गया, ताने बाने अगर किसी जमात से मिल गए या किसी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन उमूमी तौर पे जिम्मेदारान का तयन नहीं हो पाता और फिर वाकया दर वाकया सूरत हाल, क्योंकि ये मैं सारी बातें माजी के तनाजुर में करूँ जो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे साथ रही है और आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त हम क्या कोई ऐसे किसी खतूत के ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आ सकते हैं जिसमें ये वाकयात बिल्कुल अंधे वाकयात ना रहें, कम अज कम इनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, जो लोग कन्फेस करते हैं इनका उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि एक मिसाल बने, अच्छी मिसाल बने? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत से वाकयात दहशतगर्दी के हुए जिनकी तह तक पहुंचा गया, उनको बेनकाब किया गया। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनको वाकया होने से पहले प्रीएम्प्ट किया गया, क्योंकि वो लोगों की नजर में नहीं आते, इसलिए आप उसका तस्करा जिक्र नहीं करते। खुदा ना खास्ता अगर वो भी अमली जामा पहन जाते तो वाकयात की तादाद बढ़ जाती। बहुत से वाकयात को खामोशी से डिफ्यूज किया जाता है, खामोशी से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है और उन्हें कैफिरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ऐसे वाकयात भी होते हैं जो लाहौर में आपने देखा, अनारकली में देखा, इस्लामाबाद में देखा। देखिए, आपके इल्म है किसने क्लेम किया इस वाकये को? आप देखें ना, बीएलए क्लेम कर रही है ना इस वाकये को। जी। अब बीएलए की पुष्टराई कौन करता आया है? आपके इल्म में है। उनको उनकी वेपनाइजेशन, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है आपके सामने है। कुलभूषण यादव का केस आपके सामने है, सारा एतराफ आपके सामने है। तो ये चीजें हैं जिन्हें कौम को देखना है और देखकर उनका मुकाबला करना है। ठीक है, तो हम सिफारती सतह के ऊपर जो रिसेंट वाकयात हुए हैं, एक जान का जाना भी पूरी इंसानियत का जाना है और दूसरी बात यह कि एक पाकिस्तानी की जान भी उतनी कीमती है जितनी सब पाकिस्तानियों की। तो एक हमारा पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में शहीद हो गया, 3 पाकिस्तानी कल लाहौर में शहीद हो गए। तो हम सिफारती सतह पर क्या लाए अमल अपनाएंगे इस वाक़े को दुनिया के सामने लाने के लिए और उस कुव्वत के चेहरे से नकाब हटाने के लिए, यानी कि भारत के चेहरे से नकाब हटाने के लिए जो कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है पाकिस्तान में? हर फोरम पर भारत के अज़ाइम को बेनकाब किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। और आप एतमाद रखिए, आपकी हुकूमत गाफिल नहीं है। हर फोरम पर इसको उठाया जाता है। जो हमारी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं उनमें उठाया जाता है, जो मल्टीलैटरल फोरम दस्तयाब होते हैं उनमें भी उठाया जाता है और उठाया जाएगा।
ठीक है, आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि कल ऑपोजिशन ने भी इस पे बड़ा अफसोस का भी इजहार किया और कंसर्न भी जाहिर किया कि क्या हम दोबारा एक दहशतगर्दी किसी कैफियत में जा रहे हैं। हमें याद है कि जब APS का वाक़या हुआ था और दहशतगर्दी बड़ी बड़ी मिकदार में हो रही थी, तो उस वक्त हमने एक लाएमल बनाया था, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, काफ़ी हद तक हमने उस पर अमल भी किया। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा ये चीज़ सर उठा रही है तो आई थिंक इट वुड बी रिक्वायर्ड सम न्यू स्ट्रैटेजी, आई बिलीव। लेकिन आप बेहतर समझते हैं, बहुत जिम्मेदार पोजीशन पे हैं आप। ओपोजिशन के इस कंसर्न का भी और अवाम के इस कंसर्न का क्या जवाब देंगे कि क्या हम किसी नए एक्शन प्लान के साथ आएंगे या उसी स्ट्रैटेजी के साथ वी नीड टू बी मोर विजिलेंट? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी बड़ी वाज़ेह है और उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, उस पर हमें गामजन रहना है। मुस्तकिल मिजाजी से हमने उस पर अमल करना है ताकि दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा सके और एक्सट्रीमिज्म को रिवर्स किया जा सके। मैं तवक्को करता हूं कि ऐसे कौमी मामलात में ऑपोजिशन बराख दिली का सबूत देगी और पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए हुकूमत से ताउन करेगी। देखिए, हमने कोशिश की है कि जब भी मौका मिला है हमने ऑपोजिशन से कहा है कि आइए अपना हिस्सा मिलाइए। मिसाल के तौर पर कल मैंने खत लिखा, शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा, बिलावल भुट्टो साहब को खत लिखा, हम आईनी तरमीम की तरफ जनूबी पंजाब के सूबे को अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। उस संजीदा खत को मैं तवक्को करता हूं कि वो अपने रवैये पर नजरसानी करते हुए ताउन करेंगे, 3.5 करोड़ जनूबी पंजाब की आवाम के मफादात को सामने रखते हुए। तो इस मामले पे चले, आपने बात कर ही दी है, तो इसमें तो जो आपके इत्तेहादी हैं PMLQ, उनके भी कुछ एतराजात मौजूद हैं, कुछ उनके रिजर्वेशन है, उनको आपने दूर किया पहले शाह साहब, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की है? देखिए, हर किसी को हक है अपनी बात करने का। हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हम उनसे बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तब देखिए, एक जब बिल तश्कील देगा, बिल जब बैठेगा, उस पर गुफ्तगू शुनीद होगी तो सबकी आरा शामिल होगी। ठीक है शाह महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। इस मामले पे इंशाल्लाह आपसे इन डिटेल्स बात करेंगे। जो आपने आखिर में नुक्ता हमारे सामने रखा, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है, उन्हें ऑन बोर्ड लिया है कि इस पे हम आगे बढ़ें। इट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। खैर, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हारून मौजूद हैं, हम हारून से जान लेते हैं। हारून, कल के वाक़े के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? जो 3 जाबाक हुए हैं अफराद और साथ साथ जो 28 जख्मी थे, जिनमें कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही थी, वाक़े के हवाले से इंतजामिया ने कोई रिपोर्ट, कोई मजीद अपडेट्स आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, इस तरह के गुज़िश्ता अनारकली बाजार के अंदर जो एक बम धमाका हुआ था, इसकी इब्तिदाई तफ्तीश जो है वो कर ली गई थी और इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और दीगर इदारों को जो है भिजवा दी गई थी। इसमें ये सामने आया था कि जो CCTV के कैमरे, उनकी फुटेज तो गैदर कर ली गई थी, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ बाजार में लगे हुए दीगर दुकानों के ऊपर उनके अपने निजी कैमरे थे, वहाँ से भी कुछ फुटेज इकट्ठी की गई, जिसमें बात सामने आई कि 1:45 के ऊपर एक मोटरसाइकिल सवार इस जगह पर आता है और एक बैग रख कर जो है वहाँ से चला जाता है। इसके अलावा पुलिस जो है, इस तफ्तीशकार इस हद तक पहुँच चुके हैं कि उस फुटेज की मदद से उसे खाका जो है वो तैयार कर लिया गया। तहम अभी ये मंजर आम पर नहीं है, लेकिन जो हमें जराए ने बताया कि वो खाका भी तैयार है। अब 3 अफराद जो है वो इस वाक़े के अंदर जहाँ भाग हुए थे, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक नौजवान शामिल था। इनकी मैयतें जो है वो इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जबकि दीगर अफराद जो अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज भी हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा हारून, ये जो आप वाक़े की डिटेल्स हमें बता रहे हैं, जो दीगर कोई एनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने जिस स्केच के हवाले से आप बात करें कि इसको तैयार किया गया और अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया, कुछ लोगों को इस हवाले से कोई खबर थी कि यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है या किसी ने किसी मशकूक तरह की एक्टिविटी को देखा वहाँ पे? कोई एनी शाहिदीन के हवाले से अपडेट्स हैं? जी, इस तरह होता है कि ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर बाजार में सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान दुकानें खुलने शुरू हो जाती हैं। ये पान गली है, यहाँ पर जो गैर ममालिक है वहाँ से आकर जो है बहुत ज़्यादा सामान फरोख्त किया था और लोग यहाँ से लेकर सामान अपने शहर के अंदर जाते भी हैं। तो रश सुबह से शुरू हो जाता है, इसीलिए इस शख्स ने इस जगह का इंतखाब किया कि यहाँ पर आके उसने वो बैग रखा, मशकूक बैग, जो ब्लास्ट किया। बाद में इसमें 28 कीमती जाने जो है वो जख्मी भी हुई और 3 कीमती जाने वो एक्सपायर भी हो गई। तो मेरा सवाल 2 हिस्सों पे है, दोनों का जवाब दे दीजिए। एक तो जो जख्मी हुए हैं, इसमें जो जख्मी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत ने ली है या उनके हवाले से कोई अपडेट अगर आपके पास है तो वो शेयर कर दीजिए। नंबर 2, इस वक्त फिजा कैसी है? अनारकली तो बहुत मसरूफ इलाका है, लाहौर की पहचान है दुनिया भर में, तो फिजा सोगवार है यहाँ पे इस वक्त?
जी बिल्कुल, लाहौर के दिल को, अनारकली को लाहौर का दिल कहा जाता है और इस हवाले से सोगवार भी है। सुबह यहाँ के ऊपर जो है लंडे का कारोबार किया जाता है, उसके बाद ये दुकानें जैसे खुलने शुरू होती हैं तो जो लंडे का कारोबार करने वाले हजरात है वो यहाँ से चले जाते हैं शहर के दूसरे इलाकों में। तो आज ये बाजार सुबह से ही सुना है, किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस तमाम इलाके को बंद कर दिया, तजारती सरगर्मियाँ बिल्कुल जो है वो मुअत्तल है। ये पान गली जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरे शहर के अंदर पान सप्लाई होता है, तो दुकानें इस वक्त बिल्कुल बंद है, पान की फरोख्त नहीं हो रही है। एक किस्म तजारती जो हब था वो बिल्कुल डेड कर दिया गया ये अफसोसनाक वाकये के बाद। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इस बार से मजीद तैयारियां भी, जो अस्पताल में लोग थे उनको तिबी सहूलतें मुकम्मल तौर पर दी गई हैं। जिले इंतजामिया, इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत खुद मौके पर पहुंची थी, तमाम अफसरान कल मौजूद रहे, भरपूर कोशिश की गई कीमती जानों को बचाने की। इस हवाले से उन्होंने कोशिशें भी जारी रखी। एक बच्चा जो यासिर नामी था उसकी 4 घंटे के बाद जाके मौत वाकई हुई थी, क्योंकि उसके लिए भरपूर कोशिश की गई डॉक्टर्स की जानिब से कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन वो बाद जानवर नहीं हो सका जिसे उसकी वो मौत के मुंह में चला गया। आज अस्पताल में तमाम तिबी सहूलतें दी जा रही ठीक है हारून, आज चूंकि जुमा भी है, जुमे के इज्तिमात भी होते हैं और लाहौर बहुत गुंजान आबाद शहर है, क्या आपको इस वक्त सड़कों पे कहीं पे सिक्योरिटी अलर्ट नजर आती है जो यूजुअल से ज्यादा होनी चाहिए? कल इतना बड़ा वाकया हो गया लाहौर के अंदर, आप कैसे देख रहे हैं? जी, अगर सिक्योरिटी के हवाले से सूरत इस तरह है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है आते रहते हैं और इस हवाले से लाहौर पुलिस अपनी इकदाम भी करती रहती है। हर मरतबा जो है जुमे के रोज़ पर, इतवार के रोज़ पर खासतौर पर सिक्योरिटी को हाईलाइट किया जाता है। तमाम मसाजिद और बारगाहों को जो है, इमाम बारगाहों को वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है जुमे के औकात में। इसी तरह इतवार के रोज़ में गिरजाघरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। तो आज भी सिक्योरिटी इस कल के वाक़े के बाद मजीद बढ़ा दी गई है। तमाम अहम मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है और कहा गया कि मशकूक जो अफराद है उन पर नजर भी रखी जाए। CCTV कैमरे भी एक्टिव हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती है इस हवाले से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हारून, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इमाम बारगाह मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कल इतना बड़ा वाकया पेश आने के बाद सिक्योरिटी के कुछ खदशात मौजूद थे और उनको दूर करने के लिए आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी है। आप भी अगर अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी देखें तो जरूर रिपोर्ट करें, बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली दोबारा से मामला शुरू हुआ है, अल्लाह ना करे कि लॉन्ग टर्म हो, लेकिन स्टिल कोशिश करें कि एहतियात करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस में। बैक टू एक्सप्रेस। बात करेंगे मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के हवाले से तो जोर पकड़ चुकी है। मुल्क भर में मस्बत केसेस की तादाद एक ही दिन में बढ़कर 7,000 के करीब पहुंच चुकी है और मस्बत केसेस की शरह 11% से ऊपर चली गई है। ये कोविड के जो शुरू होने के बाद अब तक यौमिया केसेस की दूसरी बड़ी तादाद है, जबकि कोरोना से मुतासर मरीजों में 918 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में जो कोरोना के फैलाव की शरह है वो 41% से भी ज्यादा हो गई है, जबकि हैदराबाद में भी मस्बत केसेस की शरह 17%, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में जो 25% है, इस्लामाबाद में 15% और लाहौर में कोरोना के फैलाव की शरह 14% से भी ऊपर चली गई है। कराची और लाहौर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। जहां ओमिक्रॉन के हवाले से हम बात करें तो यौमिया केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद बढ़ने से हॉस्पिटल्स पर दबाव भी बढ़ने लगा है, जबकि कोविड को कंट्रोल करने के लिए NCOC की जानिब से पंजाब के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी 10% वाले शहरों में नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कोविड से निपटने के लिए जो पॉलिसियां हैं उनका कुछ असर हो रहा है और इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है। पाकिस्तान को बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के तीसरे नॉर्मलसी इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान को कोरोना वबा के बाद मामूल की जिंदगी बहाल करने में अमेरिका, चीन, बरतानिया और फ्रांस से बेहतर करार दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक इस लिस्ट में मिस्र के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है। वफाकी वजीर असद उमर ने इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान पहले जायजे में तीसरे जबकि दूसरे जायजे में पहले नंबर पर था। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो 3 जायजों में टॉप 3 में रहा है। ऐसा भी कहा असद उमर साहब ने। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ फंड पर सवालात उठाते हुए कोरोना फंड्स में जो 40 अरब की बेज़ाब्तियां रिपोर्टेडली उसकी निशानदेही की है। वो कहते हैं कि ये बेज़ाब्तियां हुई हैं। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मौजूद हैं, साबिक मुआविन खुसूसी सेहत। हम बात करते हैं वो इस सूरत हाल को कैसे देखने हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। सिचुएशन पहले जैसी है, ऐसा लग रहा है कि पहले से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैनिक नहीं है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, या वो कहना चाहिए कॉन्शियसनेस नहीं है जो होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, सूरत हाल जो है वो काफ़ी सीरियस हो रही है और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों के अंदर वो एहसास नहीं है जो पहले था। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ये भी ख्याल गर्दिश में था कि
चूंकि इससे ज़्यादा बीमारी पैदा नहीं होती ओमिक्रॉन से, तो इसको फैलने देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएं ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी की सूरत इख्तियार हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हुआ है और आज डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं निस्बतन, तो मेरा ख्याल है कि ये ख्याल अब ख़त्म हो जाना चाहिए लोगों के जहन में, और ये गलतफहमी ख़त्म हो जानी चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इस तरह हासिल करना कोई मुनासिब तरीका है। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि वबा को फैलने से रोकना जो है वो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है हुकूमत की भी, और लोगों को भी इस सिलसिले में अपने जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपने जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान आपने खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की, चूंकि उस टीम का हिस्सा भी रहे हैं जो कंट्रोल करने में बड़ा एक बेहतर सिचुएशन हमने देखी थी। लेकिन चूंकि अब हम इस वेव की बात करें, जैसे आपने खुद भी कहा कि स्टार्ट में ख्याल किया जा रहा था ओमिक्रॉन की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब चूंकि जो डेथ्स हैं उनमें भी, उनकी डेथ रेशो में भी इजाफा हो रहा है, 23 के करीब जो डेथ्स हुए हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो इस हवाले से अब गवर्नमेंट को क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? क्योंकि ऑब्वियसली पहले हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज इख्तियार की, दीगर पाबंदियां लगाई, लेकिन हमने चूंकि नरमी की थी काफ़ी हद तक पाबंदियों में, उसकी वजह से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो गवर्नमेंट की अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस नए वेरिएंट को लेकर, इस 5th वेव को लेकर? गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी जी ओवरऑल अगर मैं उसको कहूँ तो वो बिल्कुल ठीक है। अभी जो इन्होंने किए हैं 10% पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा है उन शहरों के अंदर मेजर सख्त किए हैं, तो ये तो सब ठीक है। दो चीज़ों में मज़ीद ज़रूरत है काम करने की। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन जो है उसको ड्राइव जो है उसकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो भी जाते हैं, इवन वो भी कि जो पहले बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे इसके लिए, क्योंकि उनको एक ख़तरा नज़र आता है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई जाए तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेशन रेट्स में बहुत जल्दी इजाफा हो सकता है और हुकूमत को ये करना चाहिए। दूसरा ये है रिस्क कम्युनिकेशन। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहली, दूसरी, तीसरी वेव में गवर्नमेंट ने, मीडिया की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने तौर पे भी इनको करना चाहिए आप लोगों को कि लोगों को आगाह करना चाहिए खतरात से भी मुनासिब तरीके से, पैनिक क्रिएट किए बगैर, और दूसरे उनको इस बात की तरफ लाना चाहिए कि वो SOPs पर अमल करें और वैक्सीनेशन लगवाएं वगैरह वगैरह। मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए या पहले थी। ठीक है, हाँ, ये कमी हमें भी कमी महसूस होती है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो मेरे ख्याल में पिछले कोई, अगर मैं कहूँ कि हज़ारों सैकड़ों के अंदर प्रोग्राम्स कर चुके हैं इसके ऊपर कोविड के हवाले से भी। जस्ट ट्राइंग डॉक्टर साहब, और आपकी बात ठीक है कि हम सबको कलेक्टिवली एफर्ट करनी है। आपने स्ट्रॉन्ग कैंपेन का एक फिनोमिनन, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अगेंस्ट कोविड और वैक्सीन के लिए। ये स्ट्रॉन्ग कैंपेन क्या होगी? इस वक्त जो इक़दाम हैं, हमने पहले वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए, उस पर कोशिश किया हुकूमत फैसिलिटेट करे लोगों को, फिर अब तो घर घर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सिंध के अंदर कुछ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी वैक्सीन दे दी गई है कि वहां पे भी लोग जाके लगवा सकते हैं। तो व्हाट एल्स कैन बी डन? इस पे आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कि इसको मजीद कैसे बेहतर किया जाए? लोगों की आगाही के हवाले से जी, लोगों को इन्फॉर्म करते रहना चाहिए और मुस्तकिल करना चाहिए, और हर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए करना चाहिए, हर लैंग्वेज में करना चाहिए। और इसमें हमें रिसोर्सेज डालने की ज़रूरत है। और फिर ये कि जो पैगामात होते हैं वो हर वबा के फैलने, यानी एपिडेमिक की एवोल्यूशन के साथ पैगामात भी बदलने चाहिए कि अब क्या ज़रूरी है, पहले क्या ज़रूरी था, वगैरह वगैरह। तो ये रिस्क कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है किसी भी एपिडेमिक में या पैंडेमिक में, और ये एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सोची समझी तरीके से ये किया जाना चाहिए। तो इसमें मैं गुंजाइश हमेशा रहती है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की, और मैं इसकी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश महसूस करता हूँ।
ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग बैक टू द नॉर्मल आफ्टर कोविड। अब ये रिपोर्ट के हवाले से हम देखें तो ऑब्वियसली असद उमर साहब ने इस पर बड़ा इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन स्टिल हम नॉर्मल की जानिब तो आए हैं, लेकिन अभी हम उस सिचुएशन में हैं जहां हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी भी अफेक्टिव हैं इस कोविड को लेकर। इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं कि नवामिल की बेस पर इस रिपोर्ट को आपके नज़दीक ये इसको शाया किया गया कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया है दोबारा नॉर्मल की तरफ आने के लिए? देखिए जी, इसमें हुकूमत की जो इक़दामात हैं और NCOC का जो रोल है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिन मुल्कों में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म अच्छा नहीं था, यानी मरकज़ी तौर पे चीज़ों का फैसला करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ये इसकी एक बुनियादी अहमियत है। दूसरी अहमियत इस चीज़ की होती है कि आपको जो डेटा मिल रहा है वो बुनियाद बने आपके फैसलों की। डेटा ड्रिवन डिसीजंस जो है ना वो होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के सिस्टम्स की कमजोरी को सामने रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। और इतने अच्छे तरीके से हुए हैं यकीनन कि पाकिस्तान का शुमार जो है सर फहरिस्त ममालिक में है। ठीक है। Having said this, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाज़ ऐसे अवामिल जिनके बारे में कुछ हमें समझ है और कुछ नहीं है, उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान में केसेस के वो वॉल्यूम्स नहीं रहे जो मगरबी ममालिक में देखे गए। अगर खुदा न खास्ता उस सतह के केसेस यहाँ पे होते, उस सतह की हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात यहाँ पे शुरू हो जाती खुदा न खास्ता, तो फिर ये शायद हमसे ना संभाला जाता जिस तरह के दूसरे ममालिक ने संभाला है। तो इसके बारे में एक बहुत मैं समझता हूँ कि हकीकी रवैया अपनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करने की ज़रूरत है और अपने सिस्टम्स को मजबूत करने की, बेहतर करने की भी ज़रूरत है। और इसकी बुनियादी एक बड़ी वजह ये भी तो है ना कि लोगों ने, अब लोग बहुत ही कम टेस्ट की जानिब जाते हैं, टेस्ट नहीं करवाते लोग, शायद उससे जैसे रेशो में कम नजर आती है, जिस जानिब आप भी इशारा करें। खैर, मेरा अगला सवाल रिसोर्सेज एलोकेशन की तरफ है। यू बीन हेडिंग दिस टीम और आपके लिए मैं स्टिल कहता हूं कि ये चैलेंज बड़ा था, नया था। ये जो इस वक्त मुख्तलिफ बातें उठ रही हैं यहाँ पे कि जी जो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हुकूमत ने गड़बड़ की है और ऑपोजिशन को 40 बिलियन का इल्ज़ाम भी लगा रही है, दो इट्स अ बिट पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन ये चूंकि हेल्थ अफेयर से रिलेटेड है और आप सिस्टम को समझते हैं, एक तो आपको किस हद तक इन बातों में सदाकत नजर आती है जो ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, और क्या ऑन ग्राउंड जिस किस्म के इंतजाम हमें हुकूमत की तरफ से नजर आते हैं, क्या इसमें लगता है कि वो रिसोर्सेज सही जगह पे इस्तेमाल हुए या कहीं ना कहीं ये एहतमाल मौजूद है कि शायद मिसमैनेजमेंट हुई है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। जहाँ तक इस सवाल के मुनासिब या नामुनासिब होने का ताल्लुक है, ये एक पब्लिक रिपोर्ट है और इसमें जो भी नुकात हैं उस पर बात होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की एलोकेशंस थी, जो कुछ बाहर से फंड्स आए, उन सब का जो इस्तेमाल था, जितनी भी प्रोक्योरमेंट हुई वो सारी NDMA के जरिए हुई। अच्छा। NDMA को नेशनल डिजास्टर्स के दौरान ये इख्तियार दिया जाता है कि वो इमरजेंसी की वजह से जो उनको प्रोक्योरमेंट्स करनी चाहिए इमरजेंसी मोड में, वो उनको एक हद तक करने की इजाज़त दी जाती है, उनको लॉ इसकी इजाज़त देता है। जहाँ तक वजारत सेहत का ताल्लुक है, बराह रास्त प्रोक्योरमेंट्स वजारत सेहत ने कोई नहीं की। मैंने वो रिपोर्ट भी देखी है और उसको अच्छे तरीके से जांचा है। उसमें बराह रास्त वजारत सेहत जो है उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसे नुकात ऑडिटर्स ने उठाए हैं तो उनको प्रॉपरली उनके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और वी शुड नो एग्जैक्टली इन ब्लैक एंड वाइट कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ है और क्यों है, और उसके बारे में फिर लोगों को अकाउंटेबल भी करना चाहिए और उस सिलसिले में फिर जो आइंदा के लिए
इन ऐसे इम्कानात को ख़त्म करने के लिए मुनासिब मेजर्स भी लेने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। डॉक्टर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मामले खुसूसी सेहत भाई वज़ीर आज़म। अपोजिशन के जो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के इल्ज़ाम हैं हुकूमत पर 40 अरब के, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उन्होंने देखी है, वजारत सेहत का बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, जो प्रोक्योरमेंट होती है वो NDMA करता है। सो अगर सवाल होगा भी तो वजारत सेहत से नहीं हो सकता, NDMA से हो सकता है, उनके कहने का ये मतलब था। खैर, इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। वक्त हुआ चाहता है कुछ देसी फूड का, और आज का फूड तो प्योरली देसी। आज आपको भटूरे खिलाते हैं, आम भटूरे नहीं है, शाही भटूरे हैं इचले में। देखते हैं जी आज का देसी फूड। वैसे तो खाने के छोटे बड़े मराकिज़ बहुत सारे हैं, लेकिन आज मेरा दिल किया इचरा बाजार आने को और यहाँ से गर्मा गर्म भटूरे खाने को। इसलिए आज मैं आई हूँ इचरा बाजार में, जहाँ पर है लाहौरी शाही भटूरे वाले, जो कि 50 साल से यहाँ पर भटूरे बना रहे हैं। जो लोग शॉपिंग के लिए बाजार में आते हैं वो इनके भटूरे ज़रूर खाकर जाते हैं। चले आए, चलकर देखते हैं ये भटूरे बनाते कैसे हैं और लोगों को इनके भटूरों की खास बात क्या लगती है। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर कैंट से। अच्छा, इतनी दूर से आप भटूरे खाने आई हैं, आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा, जब भी आते हैं शॉपिंग के लिए और लाजमी यहाँ से भटूरे खाते हैं। अच्छा, ये दिल करता है या शॉपिंग करते हुए भूख लग जाती है? नहीं, भूख भी लगती है और दिल भी करता है कि भटूरे लाजमी खाने यहाँ से। भटूरे ना खाए जाते नहीं है, भटूरे खाए बगैर हम। अच्छा, इचरा में आपने शॉपिंग भी की और भटूरे भी खाए या फिर स्पेशली भटूरों के लिए? नहीं, वह तो शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन भटूरे खाना मस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भटूरे खाने आते हैं लेकिन शॉपिंग करने आए और भटूरे ना खाएं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने कहीं और से भी भटूरे खाए होंगे, कहीं और के भटूरे और इनके भटूरे दोनों में डिफरेंस क्या बताएंगी आप? वही कि यहाँ के मज़े के होते हैं। मैंने एक्चुअली समनाबाद के भी खाए हैं, बट मुझे वहाँ के भटूरे मज़े के नहीं लगे। हम स्पेशली यहीं के ही खाते हैं भटूरे आके। क्या खास बात लगती है इनके भटूरों की आपको? खास बात लगती है कि इनके जो इनका वो ही टेस्ट की बात ही है, वो चीज़ अच्छी इनकी लगती मुझे, और इनका रहते अच्छे लगते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से? इचरा में शॉपिंग करते हैं काफ़ी हो गए हैं, 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पे हम शॉपिंग करने आते हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। भटूरे स्पेशली खाते हैं, फिर हम शॉपिंग कर ले, उसके बाद भूख लगती है तो इधर से लंच वगैरह हम कर लेते हैं। अच्छा, क्या खास बात लगती है इनके भटूरों की आपको? सॉफ्ट है, और जो उनके साथ जो मिलता है खाने के लिए वो टेस्ट है, उनका टेस्ट अच्छा है। आप ज़्यादा शौक से सर्दियों में भटूरे खाते हैं या गर्मियों में? सर्दियों में, क्योंकि बेसिकली हमें वहाँ से इधर आना पड़ता है, तो विंटर के अंदर यहाँ पे आना ज़रा इजी लगता है, क्योंकि गर्मी के अंदर आपको पता है स्वेटिंग वगैरह, तो इसलिए सर्दी के अंदर अच्छा माहौल होता है, तो गरम गरम खाने का मज़ा भी ज़्यादा आता है। अच्छा, कहीं और से आपने भटूरे खाए और यहाँ से लाहौरी शाही भटूरे खाए, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? बिल्कुल, हमने मजंग से भी खाए हैं, मजंग के अंदर भी भटूरे बिकते हैं, लेकिन यहाँ के जो है ना भटूरे वो बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड है, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सलमान खालिद साहब। आप मुझे बताएं, सबसे पहले ये काम किसने शुरू किया? ये मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया था, तकरीबन हमें 50 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया ये काम करते हुए, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया। अच्छा, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तो यहाँ पर सिर्फ भटूरों से किया था? जी, यहाँ पे सिर्फ भटूरे लगाए थे, तब तो ये इचरा बाजार भी नहीं था। तब जब हमने काम स्टार्ट किया था यहाँ पे चंद एक आधी दुकान होती थी, अब तो माशाल्लाह इचरा बाजार तो बहुत बड़ा हो गया। आपके चने भटूरों की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश लगा रहता है? हमारी चने भटूरों की खास बात ये है कि ये जो हमारी जो रेसिपी है ये ज़रा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये घर की रेसिपी है हमारी। इनके चनों में ना तो हमारा वो होता है, ना ऑयल होता है, ना घी होता है, ना प्याज होता है, ना लहसुन, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। ये ऑयल फ्री होते हैं, इसके अंदर सिर्फ नमक, मिर्च और गरम मसाले का टेस्ट है। इसको हर किस्म का बंदा खा सकता है। रोज़ाना कितने कस्टमर्स आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आपके पास भटूरे खाने आते हैं? कस्टमर तो माशाल्लाह हम काउंट नहीं करते, ये जो काउंट करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि कस्टमर दूर दूर से बहुत आते हैं, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, बड़ी बड़ी दूर। सम टाइम हमें बाहर भी भेजने पड़ते हैं, दुबई, कुवैत वगैरह लोग जाते हैं।
हैं, यूके तक भटूरे लोग लेके जाते हैं। अच्छे भटूरे बनाने के लिए तेल को कम से कम कितना गर्म करना चाहिए? जो भटूरों में हम घी यूज़ करते हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी क्वालिटी का घी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इसमें लो क्वालिटी का घी यूज़ करें तो ये तो फिर जायका ही नहीं बनेगा। और ये इसका टेम्परेचर हमें मिनिमम रखना पड़ता है ताकि भटूरा ज़्यादा ना जले और ना ज़्यादा कच्चा रहे। आप भटूरों के साथ और क्या क्या सर्व करते हैं? भटूरों के साथ हम सर्व करते हैं, इसके साथ होता है रायता होता है, सैलड होती है, एक चार होता है, वो ज़रा चटपटा सा होता है, तो इस वजह से लोग इसको ज़रा काफ़ी पसंद करते हैं। कोविड की वजह से कारोबार कितना मुतासिर होगा? जी इसका तो काफ़ी हमें इफ़ेक्ट पड़ा है। तो पहले तो उन्होंने डाइनिंग कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, तो डाइनिंग पे आपको पता है आधा कस्टमर डिपेंड ही डाइनिंग पे करता है, बाकी कुछ डिलीवरियाँ वगैरह भी कर देते हैं, कुछ पार्सल वगैरह, फिर अब सबके साथ ही है, मुतासर तो है, काफ़ी मुतासर हुआ है। आपके शॉप की टाइमिंग क्या है और कस्टमर कब से कब तक आपके पास भटूरे खाने आ सकते हैं? ये हमारी शॉप की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके रात 9:30 बजे तक। इचरा के अलावा और कोई ब्रांच है आपकी? नहीं, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हमारी एक दुकान पीछे थी जो जहाँ पे हम 40 साल से रेंट पे थे, तो अब थोड़ा सा इशू हुआ हमारा, वो हमने शॉप छोड़ के हम इधर आ गए। हमारी असल दुकान है इचरा बाज़ार पाकिस्तानी चौक में, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं। लोगों का भटूरे खाने के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, कभी किसी ने कोई कंप्लेन की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंप्लेन आई भी है तो लोग हमें बोलते हैं हमें जल्दी दे दें या चने ज़्यादा दे दें, या किसी को भटूरे ठंडे मिलते हैं वो बोलते हैं यार गर्म भटूरे दे दें। इससे ज़्यादा के कोई कंप्लेन नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए गर्मा गर्म चने भटूरे, अचार और उसके साथ आया है रायता और सैलेड। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ सुबह सुबह। बड़ी अच्छा गलत नहीं बात हुआ। है ये, आपको नहीं अच्छा नहीं हुआ। अच्छा क्या चलिए बात जनाब, है, लकी फरियाल राना। हम देखें शक्ल देख रहे हैं। अच्छा जनाब, अब बारी है आपको दिखाते हैं कुछ टाइम आउट विद एहसन खान की कुछ हाइलाइट्स, क्योंकि बड़ा फेवरेट शो है, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आता है हर सैटरडे को रात 9 बजे। और इस एपिसोड में कौन इनसे गुफ्तगू करे, इसमें आरिज़ अहमद और हिबा बुखारी, इनके साथ बड़ी कोई मजेदार गुफ्तगू हो रही है। ये तो न्यूली वेडेड कपल है। हाँ, इनकी लेकिन ये शादी से पहले का। अच्छा, शादी से तो ये ज्यादा एक्सक्लूसिव होगा। एग्जैक्टली, तो देखते हैं कुछ हाइलाइट्स। हिबा बुखारी को शादी का मौका मिले तो कब कर लेगी? सर्दियों में। शर्म नहीं आती? नहीं है यार, जब कोई मिलेगा तब कर लेगी। जब कोई मिलेगा मतलब मुझे कोई मिल नहीं रहा है। ओ यार, हमें नहीं पता, समझे ना मुझे। ठीक है जी। हिबा, आरएस की कौन सी आदत सबसे बुरी है कि ये वाली आदत बहुत बुरी है? गुस्सा। हाँ, ये भी नहीं लगता होगा मेरे चेहरे से। नहीं, ये लगता है। ये लगता है। गुस्सा दिखाते हो तुम, शर्म नहीं आती? नहीं। यार पागल हो गया। लगता है यार, अगर अभी से गुस्सा दिखा रहे हो तो ये तो बहुत मतलब आगे जाके क्या होगा? नहीं, जनरली गुस्सा। हिबा, ये इसकी आदत चेंज करो यार, वरना परेशानी होगी बाद में 1-2 महीने 4 महीने। मैं कैसे चेंज करूं? अम्मा couldn't। देखो आजकल एक्सपेक्टेशन है कि अम्मा से नहीं हुआ तो बेगम कर लेगी या दोस्त कर लेगी, ये एक्सपेक्टेशन है ना? दोस्त कर सकते हैं, बेगम दोस्त कर सकते हैं। बेगम भी कौन मानता है? वो देखो, बेगम भी कर सकती है। वो कह रहे बेगम मैं नहीं खेल रहा। ठीक है, ओके। आरएस को घर वाले प्यार से ये कहते हैं, बता दो। क्या कहते हैं? बता दो, कह दो। बता दो, कोई बात नहीं। क्यूट। क्या कहते हैं? फुमड़ा। हैं? फुमड़ा। फुमड़ा? ये फुमड़ा क्या है? ये फुमड़ा क्या है? फुमड़ा मींस बच्चा। मैं यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिबलिंग्स, तो मैं अभी भी। What language is this? It's पंजाबी। अच्छा, फुमड़ा। मैंने नहीं सुना यार। फुम्मन तो उसको कहते हैं दुपट्टों के साथ लगा होता है। फुमड़ा वही ना, छोटा होता है ना। छोटे वाला। ओ अच्छा। हिबा को घर वाले प्यार से क्या कहते हैं? अक्सर नाम ही लेते हैं, वरना कभी हिबू कह देते हैं। अच्छा, कभी बेटा। ऐसा ही है हिबा? ऐसे बेटा। हिबा जानू। कोई सेंस बनती है जो मेरे साथ हो रहा है इस वक्त? नहीं। अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं।
सच एन इंटरेस्टिंग शो, और मुझे टेलीविजन पे कम देखने का मौका मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस शो की बड़ी धूम है जी। हम कोई ना कोई क्लिप इसका घूमता घुमाता हम तक पहुंच जाता है। आप देखिएगा, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, स्पेशली अगर आप हिपा और आरिस के फैंस हैं तो फिर तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा फैन हो। और लेकिन एहसन खान के फैंस तो हम सभी हैं ही, मतलब एवर यंग डैशिंग कमाल के होस्ट भी हैं। सीक्रेट क्या है? आई रियली वांट। पूछा था आपने वैसे यहाँ पे। हाँ, लेकिन वो बताते ही नहीं है। हाँ, वो खुश रहते हैं, वो एंजॉय करते हैं जिंदगी को। तो एहसन खान का शो जब भी कुछ करते हैं बहुत जबरदस्त करते हैं, और ये शो तो बहुत ही जबरदस्त फ्लैगशिप शो है इस टाइप के, जो इस पैटर्न के जो शोज हैं उसको लेकर। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपकी मुलाकात ओवर अ कप ऑफ कॉफी में कराते हैं जी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक लालचंद माली साहब से, जो आज हमारे मेहमान है। और हमना खालिद ने उनसे कुछ उनकी पोर्टफोलियो के बारे में भी और जिंदगी के बारे में भी गपशप लगाई, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। आज मेरे साथ एक और नए मेहमान हैं और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ उनके साथ गपशप लगाने में, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। एक द बेसिक इशू, द सेकंड वन इज़, जब मैंने उनका नाम सुना तो मुझे हुआ यार, बेसिकली जब मैंने उनको सर्च किया तो वो उमरकोट से थे, लेकिन मैंने कहा यार लग रहा है शायद उनके फोर फादर्स या मे बी वो माइग्रेट करके आए, तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। मैंने कहा डायरेक्ट ही पूछ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज मेरे साथ लालचंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने ओपनिंग में जो है ना थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, तो बेसिकली यू आर फ्रॉम उमरकोट सिंध। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। मेरा ताल्लुक है उमरकोट से। अच्छा। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है को माइग्रेट करके यहाँ आई हुई है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो के दौर से हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो। हमारे आबा अजदाद यहीं पैदा हुए, वो यहीं पले बड़े, सब कुछ हमारा, हम इस धरती से मोहब्बत करते हैं और यहीं के रहने वाले हैं। 1947 में जब मजहब के नाम पे ममालिक बने कि कहा गया कि वो हिंदू का मुल्क है और ये मुसलमानों का मुल्क है, तो हमने अपनी धरती नहीं छोड़ी। मैं कहता हूँ बहुत सब आए हुए हैं, हम यहीं के हैं बेसिकली। हाँ, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, कि हम कोई बाहर से आए हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से थ्रू नेम, थ्रू यू नो माइग्रेशन, ये चीज़ें क्यों हम लोग ज़ात, कास्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसको। ठीक है, एक तो बेसिकली हमारा जो करिकुलम है उसमें जो शुरू से, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था जब पाकिस्तान बना कि हिंदू मुस्लिम एनिमिटी हो गई, तो हमारा करिकुलम में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो गई, वो उस चीज़ों पे नफरत होने लगी। और फिर पूरे मुल्क से तकरीबन हिंदू चले गए। सिर्फ सिंध में ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी, अब आज भी वहीं पे रहते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपकी स्ट्रगल, आपने मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में बैचलर्स किया, तो हाउ यू जंप्ड इनटू पॉलिटिक्स? बेसिकली तो मेरा ताल्लुक उमरकोट से है और मैं ये था कि डॉक्टर बनूं और सर्विस करूं, लेकिन मैंने कहा कि वो तो नहीं बन सका। लेकिन बस ये सफ़र जारी रहा। मैं चला गया, जब वो नहीं हुआ तो मैं सिंध यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया, तो मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया। देन आई टर्न टू द जर्नलिज्म, और मैंने हैदराबाद से ही जर्नलिज्म शुरू कर दी, उमरकोट से, हैदराबाद से, और फिर एज ए जर्नलिस्ट कंटिन्यू किया। 2001 में जब इलेक्शंस हो रहे थे लोकल गवर्नमेंट अंडर मुशर्रफ रिजीम, तो तब पहले जो 2 मराहल में इलेक्शंस हुए तो उसमें माइनॉरिटी को नाजिम का इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन थर्ड उसमें परमिशन मिल गई थी फेज में ना। तो मेरी फैमिली, मेरे भाई बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे पॉलिटिक्स में बहुत सपोर्ट करती है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और वहाँ से इलेक्शन लड़ूं। फिर मैंने अपने दोस्तों से, अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से मशवरा किया, वहाँ से वो मैं पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन थोड़ा सा आपको कट आउट करी कि एक क्राइटेरिया बन चुका है, या एक कह ले कि एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि यू नो आपको पॉलिटिशियन ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू स्टडी इट, आपके पास नॉलेज हो, आपको सपोर्ट हो। तो आपके पास क्या ये बेसिक चीज़ें थी या ऐसा कुछ नहीं है? इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को 342 लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एमएनए, उसमें एक मैं भी हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक है, मुझे पैसे नहीं, जो एक खामखा का एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं पॉलिटिक्स के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है, लेकिन आप जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करें तो आप पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए। और मैं खुश नसीब समझता हूँ खुद को कि मुल्क के इस हाईएस्ट फोरम पे मैं मौजूद हूँ और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, और एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पूरे ह्यूमन राइट्स को मैं पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा,
पिछले दिनों ये सुनने को आया था कि यूजुअली जो हमारे यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है वो जाना चाह रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अपने जो बेसिक जितने भी हमारी हिंदू बरादरी है यहाँ पाकिस्तान में, वो अपने त्यौहार बनाने में कितने आज़ाद हैं, और ज़्यादातर मेरे ख्याल में सिंध वाली साइड पे ज़्यादा हैं, तो किस तरह से आप उसके बारे में कमेंट करेंगे? यस, हम ख़ासतौर पे सिंध में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से त्यौहार मनाते हैं इस तरह तो शायद हिंदुस्तान में नहीं मनाए जाते होंगे। अच्छा। इतने ज़बरदस्त त्यौहार हम मनाते हैं, बड़ी आज़ादी से मनाते हैं। बाकी मजहबी आज़ादी मुकम्मल आज़ादी है, आप जब चाहें मंदिर जाएं, जब चाहें। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो खैर वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की विजन, कायद-ए-आज़म के विजन और उनकी लीडरशिप में। तो उन्होंने भी यही कहा था कि मज़हब का स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप आज़ाद होंगे, मंदिरों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं, मस्जिद में, ये आपकी मर्जी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान डेवलप करेगा और प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अगर मैं आपसे अब थोड़ा सा मोल्ड करूँ, जो रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सियालकोट का जो एक इशू हुआ था, सानेहा हुआ था, उसके रिलेटेड आप किस हद तक मतलब कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने फ़ौरन उसका नोटिस लिया। अब देखिए, जब वाक़यात होते हैं ना, उनको दो तरीके से देखने की ज़रूरत होती है कि एक कि वो उसको रोका जा सकता था कि नहीं, अगर हो ही गया है तो फिर आपका उस पर क्या रिएक्शन है। तो एक वाक़या अचानक हुआ वहाँ पे, डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन वहाँ पुलिस थी, लेकिन मॉब मेंटालिटी होती है, वहाँ पे पुलिस भी हथियार डाल देती है, हमारी पुलिस इतनी इक्विप्ड नहीं है। तो वो हादसा हो जाने के बाद आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका एक्शन लिया, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने उस पर एक्शन लिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक्शन लिया, प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से बात की, यहाँ पे हमारे उलमा के वफूद देख के आप गए हाई कमीशन में और जाके वहाँ पे कंडोलेंस की। वहाँ पे आप देखिए उसके बाद अपने कंपेंसेशन का ना सिर्फ वहाँ से अनाउंस हुआ, लेकिन वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी थी, बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने भी उसका ऐलान किया। लेकिन अब उसकी जान चली गई है, वो वापस तो नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही बात की। अब क्योंकि हम लोग ने इतनी सीरियस डिस्कशन कर ली, तो थोड़ा सा एक लाइटर मोड पे जाके एक लाइटर सा क्वेश्चन करेंगे, देन विल गो फॉर रैपिड फायर। तो आप ये बताएं कि इतनी टफ रूटीन में फैमिली को टाइम आप कैसे देते हैं? तो ह्यूज जंप है। लेकिन बड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था उमरकोट, यहाँ से अगर मैं ट्रेवल करता हूँ ना, मैं एयर भी जाता हूँ और फिर वहाँ से उमरकोट तक, तो इट टेक्स अराउंड 10 to 12 आवर्स। और जब सेशन होता है तो पार्टी कहती है कि आपको इस्लामाबाद में रहना है, इजलास अटेंड करना है, वो 15 दिन तो 1 महीने में सेशन चलता है, फिर मीटिंग्स होती हैं। तो इन बिटवीन ना सिर्फ एक क्रेविंग होती है या मिस करता हूँ तो फैमिली को भी और अपने लोगों को भी, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं और जो मेरे हल्के के लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर, एक थोड़े से आपसे लाइटर मोड पे कुछ क्वेश्चंस करूँगी और आपने ऑप्शन दूँगी, आपने आंसर देना होगा। श्योर। अच्छा चलिए अब रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन इतना मज़े का है कि अगर इस टाइम पूछ लेती हूँ, अगर इस टाइम आपको ऑप्शन मिले खाने की तो आप क्या चूज़ करेंगे, मछली या बिरयानी? मैं भी देखी थी रैपिड फायर, मैंने कहा यार इस टाइम सुबह सुबह बड़ी मुश्किल ऑप्शन है। नहीं, ऑब्वियसली मछली। हाँ। लेकिन वो भी सिंध रिवर्स इंडस की। अच्छा। सिंधु दरिया की। अगर आपको किसी दिन एक घर में काम करना पड़ जाए खुद से, तो आप क्या करेंगे? बर्तन धोएंगे या गार्डनिंग? नहीं, मुझे लगता है बर्तन धोऊंगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में हॉस्टल्स में रहे हैं, बैचलर्स रहे हैं, तो खाना पकता था, खुद ही पका लेते थे, बर्तन धो लेते, तो मच ईजी कि बर्तन धो लेंगे। बर्तन धो लेंगे। अच्छा क्या बात है। अच्छा अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते, बिजनेसमैन या जर्नलिस्ट? मेरा ख्याल है मैं जर्नलिस्ट ही होता, मैं जर्नलिस्ट था और फिर मैं पॉलिटिक्स में आया। रात को 2 बजे किसकी कॉल उठाएंगे अगर आपका सेल फोन साइलेंट पे नहीं है तो? शीरी मज़ारी या अंधलीब आवाज़? देखिए, मैं तो फ़ोन उठाता हूँ जिसका भी आए, और अगर मैडम श्री मज़ारी का आएगा तो जब लगा के उठाना पड़ता है। लूज़ नहीं कर सकते, वो कॉल मिस नहीं कर सकते आप। इमरान खान की जगह किसी और को वज़ीर आज़म का आपको वोट देना पड़ जाए तो आप किसको देंगे, शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर का वोट देना पड़ेगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब को दूंगा, क्योंकि वो दुआ भी साथ देते हैं ना। अच्छा। अच्छा अगर आप तहरीक इंसाफ ना ज्वाइन करते, इस पार्टी में ना होते, तो
आप क्या ज्वाइन करते हैं, MQM या पीपल्स पार्टी को? हो सकता है पीपल्स पार्टी में अभी तक सड़ रहा होता क्योंकि मैं बेसिकली पीपल्स पार्टी के साथ रहा था बिफोर आई ज्वाइन PTI। लास्ट वन है, इनमें से किसके साथ सेल्फी बनाएंगे, परवेज खटक या इमरान इस्माइल? परवेज खटक साहब, क्योंकि वो सेल्फी में जो जूम तो नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा। हम आ जाएंगे क्या क्लोज सेल्फी में आ जाए, क्लोज जूम में आ जाएंगे और बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं असेंबली में और बड़े खुश मिजाज है, बड़े अच्छे इंसान है, तो उनके साथ यकीनी तौर पे। लेकिन मैं आपसे ज़रूर से सेल्फी बनवाऊंगी जब प्रोग्राम एंड होगा। डन हो गया? डन हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के अमाल करता है, जिनमें कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनकी दीन इस्लाम में सख्त ममानियत है, हमें मालूम है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है, अगर वो अमाल बंद न किए जाएँ तो यकीनी तौर पर अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का बायस ये बनते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये अमाल कर रहे हैं, हमसे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त ये भी है, आज सुबह बल्कि मैं ये सोच रहा था कि हर दिन वो नया देता ही हमें इसलिए है कि मेरी तरफ वापस आ जाओ, हर नया दिन आता ही इसलिए हमारी ज़िंदगी में। अगर अल्लाह की तरफ से मायूसी हो जाए या अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा बंद हो जाए तो शायद सांसें चलना बंद हो जाएं। तो तौबा का जब भी इरादा कर लिया जाए, मेरे ख्याल में अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, और वो हमेशा, वो कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है, और अपने गुनाहों पर ज़रूर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह की ज़ात की रहमत पर यकीन रखते हुए। ये हमारा आज का मौजू भी है, आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक भी है तो हमने इसी हवाले से बात भी करनी है। बिल्कुल, तौबा इस्तग़फ़ार हो, गुनाहों से बचना हो और उनकी बख्शिश का ज़रिया, इसी पे आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कि आपने टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली हम तौबा इस्तग़फ़ार की अहमियत के हवाले से तो ऑब्वियसली इनकार नहीं कर सकते, और इसकी कुरान में अल्लाह ताला के हुजूर और सुन्नत नबी की भी बात करें, बहुत ज़्यादा फजीलत और बहुत अहमियत भी है। अब इस्लाम के नुक्ता निगाह से अगर हम बात करें कि हमें गुनाहों से बचना कैसे है, तौबा इस्तग़फ़ार की जानिब जाना कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल आपने उठाया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मादरत करना, सॉरी करना वैसे भी इंसान की ज़िंदगी के गुड एटीट्यूड में शामिल होता है। आप घर में छोटा सा एक बच्चा है या बड़ा है, उससे गलती हो गई किसी के लिए हक में भी, तो वो उससे सॉरी कर ले, मादरत कर ले, बात ख़त्म हो जाती है। ये एक आम ज़िंदगी का फिनोमेना आपको बता रहा हूँ। और जो बंदा सॉरी नहीं करता, जो बंदा मादरत नहीं करता किसी से, उसको कोई पसंद नहीं करता। इसको अब जब ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर इंसान अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलते हुए ज़िंदगी में जहाँ कहीं गलती करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही एक रास्ता दिया कि जब तुमसे गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लो। और तौबा क्या है, मज़े की बात, तौबा का लफ्ज़ी माना है रुजू करना, लौटना। यानी आप कहीं से फिसल गए थे, भूल गए थे, डी ट्रैक हो गए थे, जो ही याद आ जाए आप फ़ौरन लौट आएँ, इसे कहते हैं तौबा करना, रुजू कर लेना, वापस लौटना। अल्लाह की तरफ लौटने को तौबा कहते हैं। तो जब बंदे से गलती हो जाए, इन्नहु मन यअमल सूअन औ बिजहालतन सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मफ़रत मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले, सॉरी कर ले, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे गलती हो गई, यजिदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएगा। जब भी गलती हो जाए अल्लाह के हुज़ूर फ़ौरन सॉरी कर दे, अल्लाह के हुज़ूर झुक जाए। उसके फिर आगे तरीके हम डिस्कस करेंगे। उसका जो सिंपल और सादा तरीन मफहूम ये है कि वो उसकी तरफ लौट कर आ जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के लौट कर आने का इंतज़ार करता है। ये जो आपने बात की बड़ा अच्छा लगा कि अल्लाह हर रोज़ इसलिए अता करता है कि वो हमें चाहता है कि हम उसकी तरफ लौटें, और हर रात भी इसीलिए अता करता है, वो चाहता है कि हम उसकी तरफ लौटें, रुजू करें। और जब रात का वक्त आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत के बाजू फैला देता है और फरमाता है कि है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। सारी रात अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलाता है कि दिन की जलवतों में गुनाह करने वाले रात को अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ कर देता है। फिर अगर किसी से रात को भी गलती हो गई, किसी ने रात को भी गफलत में गुजार दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह फिर उसका इंतजार करता है कि रात को गफलत में रहने वाला सुबह मेरी तरफ लौट कर आ जाए। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं अल्लाह पाक की तरफ से ये मौका मौजूद है। लेकिन इसमें फिर एक फिनोमेनन ये भी हो जाता है कि हम ये सोच के गुनाह किए जाते हैं
कि अल्लाह तो माफ़ ही कर देगा, माफ़ तो कर ही देगा, तो कर लो, अल्लाह थोड़ा ठीक है, ये सोच ठीक है, अल्लाह माफ़ कर देगा, इस सोच से तो कभी हटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको तौबा की तौफीक उसने छीन ली इन वजूहात की बिना पर, तो फिर कि हम बार बार जब तौबा करते हैं ये सोच कर कि कोई नहीं, अल्लाह तो माफ़ ही कर देगा, ये बात दुरुस्त है, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन जो इंसान जानबूझकर बार बार ऐसे करता है, फिर कभी कभार ऐसे भी होता है कि तौबा उससे नहीं होती और वो दुनिया से उठा लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बदनसीबी होती है। लिहाजा हमेशा तौबा सच्चे दिल से करनी चाहिए। दोबारा गलती हो जाए ये इंसानी फितरत है, इससे कोई इनकार नहीं। अच्छा, लेकिन जब तौबा करे तो ये ख्याल जहन में ना हो कि मैं अगली बार भी ये तौबा वैसे ही है, एक मजाक है, मैं चलो अभी कर लेता हूँ, कल फिर कर लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब ये उनकी चीज़ों की बात करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से या जो नबी करीम ने हमें बताई हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है। हम हमेशा कहते हैं कि हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत, और हम अगर सबसे ज़्यादा वायलेशंस करते हैं, मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर इस वक्त हो रहा है, तो वो इंसानों के हवाले से, इंसान के हुकूक की वायलेशन सबसे ज़्यादा करता है। क्या उसमें भी फिर तौबा काबिल कबूल है या फिर उसका कुछ अलग? वहाँ शराइत थोड़ी बढ़ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक को वायलेट करना, उसके हुकूक को पूरा न करना बहुत बड़ी गलती है कि वो रब जो इतनी बड़ी मेहरबान ज़ात है, जो इतना कुछ देता है, फिर हम उसकी बात ना माने, फिर जब उसके बंदों की हुकूक सलब करते हैं एक दर्जा और बढ़ जाता है। एक बात तो हमेशा याद रखें, बंदों के हुकूक को वायोलेट करना भी बेसिकली अल्लाह के हुकूक को ही वायोलेट करना है, क्योंकि इन बंदों के हुकूक भी तो अल्लाह नहीं रखे हैं ना। बेशक इन बंदों के हुकूक बनाने वाली ज़ात वही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अब इसके लिए तौबा का एक दर्जा और बढ़ जाता है। जब फ़कत हुकूकुल्लाह की बात थी, मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान था, तो तौबा अल्लाह और बंदे के दरमियान हो जाएगी। जब कोई बंदा बीच में तीसरा इन्वॉल्व हो गया, तो अब उससे तौबा करना भी, उससे सॉरी करना, उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी हो गया। अब वो कैसे माफ़ करता है, उसका हक पूरा कर दें, या उसको उसका दिल जो दुखा था उसके दिल के दुखने का मदावा कर दें, जो उसकी चीज़ आपके पास आ गई थी, दबा ली थी, वो उसको वापस कर दें। अनटिल अनलेस वो राजी नहीं होता, उसूल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई वक्त ऐसा आ गया कि आपने कुछ लोगों के हुकूक जब्त कर लिए, अब आप उनको ढूंढ ही नहीं पाते, अब वो हैं ही नहीं, अब वो आपके लिए मुमकिन ही नहीं कि आप उनको ढूंढ सकें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर सच्ची तौबा करें। फिर भी रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे करेगा, कल क़यामत को उन लोगों को राजी करके इस बंदे को मुआफ कर देगा, अगर इसने अल्लाह को राजी करने में जिद्दोजहद की और तौबा का दरवाजा लाजिम पकड़ा और तौबा करता रहा। जिसने सुस्ती कर दी वो मारा गया, जिसने सुस्ती कर दी वो मारा गया। वैसे हमारे यहाँ नॉर्मली सोसाइटी में कल्चर है कि हम किसी से माजरत करते हुए, सॉरी करते हुए, हमारी जो एक मैं है वो बड़ी दरमियान में आती है, और चाहे जो भी मामला हो हम कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हम फैमिली सेटअप्स में भी ये बहुत प्रैक्टिस देखते हैं कि आपस में बहन भाई या दीगर मामलात में हम एक दूसरे से माजरत या सॉरी का कॉन्सेप्ट नहीं रखते। तो इस हवाले से हमें किस तरह से एज अ ह्यूमन अगर हम बात करें फोकस करने की ज़रूरत है, और कैसे हमें किया जा सकता है? आपने एक माजरत की बात की, मैं एक साथ शामिल कर देता हूँ शुक्रिया का लफ्ज़ भी। सॉरी और थैंक्स दोनों ही हम बहन भाई वालिदैन के लिए, कभी अम्मी को हम नहीं कहते कि अम्मी आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा खाना बनाया। मैं कहता हूँ हाँ माशाल्लाह। अपनी और आगे से वो कहती है किस चीज़ का शुक्रिया। हाँ, ये तो उनकी बढ़ाई है ना, ये उनकी बढ़ाई बहुत अच्छी, और ये होना चाहिए। अब ये घरों में अक्सर लड़ाई होती है, खाना क्यों ऐसा पक गया, जब अच्छा पकता है तो उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, कपड़े अच्छे मिल गए तो शुक्रिया अदा नहीं करना, जूती आपको पॉलिश मिल गई तो आपने शुक्रिया अदा नहीं करना, और अगर कोई गलती होगी तो उस पर सॉरी नहीं करनी। ये बचपन की ट्रेनिंग में पेरेंट्स को शामिल करना चाहिए। जो बड़े तो सुन रहे हैं, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता, और जिसको लोगों से सॉरी करने में हिचकिचाहट होती है, रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। किसी भी लफ्ज़ से, किसी भी तरीके से इतना एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें कि जिस किसी ने माजरत, जिससे आपसे गलती होगी। एक चीज़ बता दूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन गरीब, सवाल किया ना कि मेरी उम्मत का गरीब कौन है, तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह जिसके पास ये नहीं, वो नहीं, फ़लाँ नहीं, कुछ निशानियाँ बताएं। किसी के घर जाए तो उसको अंदर कोई दाखिल ना करे, रिश्ते का पैगाम दे तो वो ना मिले, सलाम कहे तो जवाब ना मिले, जो आम गरीब के हालात होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत में गरीब वो होगा जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, जन्नत में जाने का फैसला हो रहा होगा कि एक शख्स खड़ा होगा, या अल्लाह इसने मेरा इतना देना है, या अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया था, मुतालबा करने वाले आ जाएंगे। अब जाहिर है वहाँ गलत मुतालबा, ये पाकिस्तानी अदालतें तो है नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अल्लाह ताला एक एक का जो नुकसान, एक एक का दुख
इसकी नेकियों से पूरा करता चला जाएगा, उनको नेकियां देकर राजी करता जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पहाड़ों जितनी नेकियां खत्म हो जाएंगी लेकिन मुतालबा करने वाले बाकी होंगे। फिर जब अब मुतालबा करने वाला है, नेकियां तो इसके पास है नहीं, अब क्या होगा, उसके गुनाह उठाकर इसको दे दिए जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना बड़ा पहाड़ नेकियों का लेकर आया था उतना बड़ा पहाड़ गुनाहों का लेकर जहन्नम में चला जाएगा। मेरी उम्मत का गरीब ये है। तो हमें लोगों के हुकूक का तो बहुत ख्याल साहब, ये जो तौफीक का फिनोमेनन है जिस पे आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा की तौफीक छीन लेता है, इसको भी को वाज़े नहीं कर पाते हमारे उलमा, कम से कम मेरे जैसे तालिब इल्मों के लिए, कि अगर अल्लाह ने ही तौफीक देनी है तो फिर तो इंसान की अपनी विलिंगनेस ख़त्म हो जाती है ना। फिर तो वो एक जो कुछ उसके सामने आ रहा है वो किए जाए। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो वो तौबा भी कर लेगा, अल्लाह को मंजूर होगा तो वो नेकी भी कर लेगा। इसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं तौफीक के अमल को। इतना मुश्किल टॉपिक है कि जिसकी बुनियाद पर इस उम्मत में एक ज़माने में बाकायदा दो बड़े बड़े फ़िरके वजूद में आ गए, जबरिया और कदरिया। यानी इंसान की फ्री विल और डिवाइन विल को समझ नहीं सके कि इंसान कितना आज़ाद है और कितना पाबंद है। इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद भी नहीं है कि हर चीज़ में अपनी मर्जी करता चला जाए। कोई चीज़ें सर्टेनली वो हैं जिनमें रब्बे जुल जलाल की तरफ से उस पर मेहरबानी होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर जुल्म नहीं करता। वो मेहरबानी भी इसकी कुछ खूबियों को देख कर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है, इसके अंदर की कुछ सलाहियतों को देख कर अता करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ना दे तो वो जुल्म नहीं होता, इसके अंदर वो सलाहियत नहीं होती, वो खूबी नहीं होती जिस वजह से ये ले नहीं सकता। कुछ चीज़ों में आज़ाद है और कहीं पर पाबंद है, लिहाजा जितना वो आज़ाद है उतना उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अब जो बात आपने की तौफीक क्या होती है, तौफीक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे के किसी अमल से राजी होकर उसे मजीद नेकी की तौफीक दे दे। एक गुनाहगार भी है, ठीक है, एक गुनाहगार है शख्स, लेकिन हदीस पाक में है ना, उसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, है गुनाहगार, ठीक, अपने अमाल की बुनियाद पर इस काबिल नहीं है, लेकिन गुजरते हुए उसके दिल में आई बात, उसने उस कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसे तौबा की, ना सिर्फ ये कि तौफीक दे दी बल्कि उसे जन्नती करार दे दिया कि उसने मेरी मखलूक में से एक मखलूक के साथ नेकी की है। तो ऐसे इंसान को किसी भी नेकी को कमतर नहीं समझना चाहिए, कोशिश अपनी करता रहे, अल्लाह पर ब्लेम न डाले। ये कुछ मामलात तो जब इंसान अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होगा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इस मुश्किल में पड़ने के बजाय अपने आप को जिम्मेदार समझे। हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हर नेकी को अल्लाह से मंसूब करें और हर गलती को अपनी तरफ मंसूब करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इंटेंशन आप अपनी क्लियर रखें कि आपने अल्लाह की तरफ होके रहना है, तो फिर यकीनी तौर पे आपके रास्ते इसमें आसान होते हैं, नेकी के लिए राहें हमवार होती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत ही डिस्कशन अलग हमें सुनने को मिली। अमल ज़रूरी है जी, अमल के बगैर कुछ नहीं है। सिर्फ गुफ्तार के गाजी हम अगर बन जाएंगे, जो कि अब हम काफ़ी हद तक हैं, तो फ़ायदा नहीं है। हमें अमल करना होगा और अपनी ज़ात से शुरू करना होगा, अपनी ज़ात को माफ़ करने वाला बनाना होगा, तो उससे यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे तिबी साइंस में तरक्की। एक हैरत अंगेज बात है, गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि बैरून मुल्क एक शख्स इंतकाल कर गया, जिसका जिगर पाकिस्तान में एक शख्स को लगाया गया और इंसानी जिस्म जानवर का दिल भी लगा दिया गया। इस हवाले से हमने देखा। अब गुज़िश्ता रोज़ एक अहम खबर ये सामने आई कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बगैर सीना चाक के दिल का वॉल्व जो है वो तब्दील करने का एक कामयाब ऑपरेशन तजुर्बा किया है। ऐसा कामयाब ऑपरेशन पहली बार किया गया है और मरीज का ऑपरेशन टेवी तरीकाकार के तहत किया गया, जो कि कामयाब रहा। ऑपरेशन ना कराने की सूरत में मरीज की जान को खतरा था और ऑपरेशन के बाद मरीज अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, लेकिन उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अली रजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे अमराज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस टॉपिक के ऊपर में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी डॉक्टर साहब हेड कर रहे थे उस टीम को जिसने ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी नो डाउट एक अचीवमेंट है और इसके हवाले से हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। थोड़ा सा इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन कीजिएगा और जो इश्यूज को आपने सॉर्ट आउट किया उस हवाले से भी बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जी आपके टाइम देने का। इस प्रोसीजर को जी टैवी प्रोसीजर कहते हैं, इंटरनेशनली नोन होता है टैवी के नाम से, यूएस में टैबर भी इसको कहते हैं। इसमें हम लोग बगैर, जिस तरह आपने भी बताया कि बगैर सीना खोले, बगैर ओपन किए, हम लोग इसमें एओर्टिक वाल्व होता है उसको तब्दील कर देते हैं। वो हमने अपने मरीज में टांग के जरिए से उसका ऑपरेशन किया और उसके में एक छोटी सी ट्यूब होती है जो टांग में डाल के उससे वाल्व उसके सीने में डाल देते हैं और वो फंक्शनिंग हो जाता है जी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो यूजुअल प्रोसीजर होता है उससे मुझे लगता है वक्त तो कम ही लगता होगा, वसाइल भी कम लगते हैं, खर्चा भी कम आता है मरीज का इसके ऊपर।
नहीं जी, इस पे वक्त तो कम लगता है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, जबकि ओपन हार्ट सर्जरी पे ज्यादा टाइम लगता है। उसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, इसमें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। अच्छा। खर्चा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वाल्व महंगा होता है। इस वाल्व की अपनी कीमत काफी ज्यादा होती है, तो सिर्फ उसी का खर्चा होता है, बाकी हॉस्पिटल और बाकी चीजों का खर्चा आम ऑपरेशन के लिहाज से कम होता है। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये पहली बार एसआई का ऑपरेशन किया गया है। इंटरनेशनली क्या ये चीज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही है, और इसकी जो हम कह लें कामयाबी की रेशो है वो कितनी ज़्यादा है? आपने चूँकि जो ऑपरेशन टीम को आप लीड कर रहे थे, ये तो कामयाब रहा, लेकिन ओवरऑल इसकी रेशो के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। इसकी जी तकरीबन 95% इसकी सक्सेस रेट है, जो कि काफी ज्यादा है। अच्छा, माशाअल्लाह। और इसके इंटरनेशनल होता है। मैंने तो अभी शॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 6 मंथ्स बैक ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं यूके में ये प्रोसीजर हम लोग करते थे, और वहाँ पे रूटीन भी होता है जी। ये मरीजों में होता है जिनकी आप ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते, और ऐसे मरीजों की जान को बहुत खतरा होता है, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है, ये एक दफा जब सीवियर हो जाए तो इसमें विद इन अ ईयर डेथ के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अच्छा, इसको हम एक डेवलपमेंट तो डेफिनेटली कहेंगे, लेकिन क्या ये एक नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दिस डिजीज, और इसके सोल्यूशन के लिए हम इसको एक अगला कदम कह सकते हैं, या ये पैरेलल चलेगा? मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि क्या आने वाले वक्त के अंदर जब ये प्रोसीजर ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे, तो क्या ये एक बतौर पैरेलल प्रोसीजर हम इसको देखेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, ये रिप्लेस कर लेगा मौजूदा प्रोसीजर को जो आपने किया है? नहीं जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये पैरेलल चलेगा जी इसके साथ, क्योंकि एडवांसमेंट के साथ तो पता नहीं चलता कि आगे अगर वाल्व की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो फिर हो सकता है ये रिप्लेस भी कर दे। लेकिन यूएस में और इन एडवांस जो कंट्रीज हैं, उनमें अब सिंगल जो वाल्व रिप्लेसमेंट है वो बहुत कम हो गई है। वो ज्यादातर टाइप, क्योंकि ये बीमारी है ही 60 to 65 प्लस लोगों की है, तो ये ही चलता रहता है। ठीक है, चूंकि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें याद है कुछ अरसे में, पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट एक स्कैंडल भी आया था कि जो ये जो वॉल्व्स लगते हैं इसके अंदर, या ये जो स्टेंट्स डलते हैं, इनकी क्वालिटी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठाए गए थे कि ये ख़राब क्वालिटी के पाकिस्तान में दिए जा रहे थे, और ये मसाइल रहते हैं। तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, एक तो ये कि कब एक शख्स को ये देखना चाहिए कि शायद उसकी कोई आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, दिल का मसला है, और अगर ये हो जाए, डॉक्टर कह दे कि अब ये तब्दील होंगे, तो क्या लवाजमात हैं जो आप रिकमेंड करते हैं बीइंग डॉक्टर कि इनको आप जरूर देख लें अपने दिल का वॉल चेंज कराते हुए? इसमें जी ये तो आपने जिस क्वेश्चन पूछा, इसमें सिम्टम्स आते हैं पहले, यानी आपको छाती का दर्द आता है, अगर आपकी शरियाने जो है वो बंद हो, आपको सांस में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है चलने फिरने में, उससे तकलीफ होती है, तो ऐसी किस्म के सिम्टम्स जब आपको शुरू हो जाए तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये तो प्रोसीजर है, इससे पहले एक प्रिवेंशन का ऑब्वियसली अमल बहुत ज़रूरी होता है, और हम आपने अभी जिस तरह से बात की कि बहुत सारे जो एज के, अब तो यंग एज में भी हम देखते हैं लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज़ हैं, सो प्रिवेंशन के हवाले से आप क्या गाइड करेंगे हमारे देखने वालों को? प्रिवेंशन जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ये जो हार्ट के मसले हैं वो जरा ज्यादा हैं जी बनिस्बत बाकी मुल्कों के लिहाज से। वो हमारी जेनेटिक की वजह से भी हैं, और दूसरी हमारी कुछ डाइटरी हैबिट्स की वजह से। नहारिया और पाए भी तो हम ही खाते हैं ना बाहर से, मुरगन ग़िज़ाएं भी तो हम ही खाते हैं। बिल्कुल जी, आपसे सही फरमाया। और इसके अलावा जो है हम लोग जेनेटिकली भी थोड़े से प्रोन हैं ज्यादा, हमारी आर्टरीज थोड़ी सी साइज की होती हैं, तो हमें जरा ज्यादा एहतियात की जरूरत है बनिस्बत जो यूरोपियन या कॉकेशियन पॉपुलेशन जो कहते हैं उनके निस्बत। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस तमाम तर हार्ट इश्यूज को लेकर कितनी इंपॉर्टेंट है? जिससे आपने खुद भी कहा, आप जब लेटर एज में जाते हैं तो इससे पहले कि इस तरह के इश्यूज स्टार्ट हों, आपको किस तरह से, जो आप कह लें ओल्डर एज या लेटर एज के लोग हैं, उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से मॉडिफाई उनको करनी चाहिए, डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज और दीगर मामलात को लेकर? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको जो ये होना चाहिए कि आपकी यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इवन अगर वो मिनिमम वॉक भी हो तो वो एक्सेप्टेबल है। इसके लिए आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज का चेकअप्स, ये सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जी, द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो नोन है सबके लिए। तो उनसे
डिजीज को। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो बड़ी कामयाबी आपको हुई है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने बगैर सीना चाक किए जो दिल का वॉल है उसको तब्दील किया है। ये तो एक बड़ी तब्दीली हुई है और अच्छी तब्दीली है। मजीद क्या रिसर्च चल रही है? मजीद भी किसी हार्ट के हवाले से, हार्ट डिजीज़ को लेकर मजीद भी कोई डेवलपमेंट आ सकती है? आपकी टीम, आप लोग किसी चीज़ पे काम कर रहे हो इसको लेकर? बिल्कुल जी, हम लोग अभी आगे एक और मैटरल वाल्व होता है, हम उसके प्रोसीजर्स अभी इंशाल्लाह कुछ मदद में प्लान कर रहे हैं। उसमें जो होता है ये तो टाइट वाल्व था, तो इसको हमने खोला, उसमें लीक जो इंटरनेशनली होते हैं पाकिस्तान में नहीं होते, तो उनका हमारा प्लान है। और इस तरह के आगे यानी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे ताकि डेवलपमेंट होती रहे। थोड़ा सा अपनी जो डिवाइस है इसको थोड़ा सा आप हिलाइएगा ताकि सेहत और आपकी आवाज़ ऑडियो ब्रेक हो रही है, और इस बात को भी मुकम्मल करें। और साथ जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं कार्डियोलॉजी के अंदर, उनको बीइंग सीनियर डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे? किन खतूत के ऊपर वो काम करें? किस किस्म की रिसर्च या किस किस्म के इंटरनेशनल चैनल्स को या जरायद को कंसल्ट करें? कुछ आप उनको भी कहना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? बिल्कुल जी, हमारी जो यंग हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं जी। इवन इंटरनेशनली जहाँ पे हैं वो ज्यादातर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। जिस तरह आपने फरमाया ये फिग हार्ट, तो वो भी रिसर्च पाकिस्तानी डाउ के जो स्टूडेंट थे उनकी से इनिशिएट हुई थी। तो हमारे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमें सिर्फ जी अपॉर्चुनिटीज होने अवेलेबल हों तो काफी तरक्की कर सकते हैं। यंग डॉक्टर्स जी, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद भी हम लोग ट्रेन करते हैं यंग जो जनरेशन है, तो वो भी काफी पोटेंशियल उनमें बहुत ज्यादा है जी। सिर्फ रिसोर्सेज अगर उनको अवेलेबल हों तो इंटरनेशनली हम लोग तो प्रोजेक्ट करते हैं कि वो लोग प्रेजेंटेशन करें। अभी हमारी टीम एक तैयार कर रही है टर्की में प्रेजेंटेशन के लिए, तो उनके लिए हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि वो पेपर्स लिखें, रिसर्च पढ़ते रहें, रिसर्च में इन्वॉल्व रहें, तो उससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है और मुल्क भी तरक्की की तरफ जाता है जी। True that. डॉक्टर साहब, इन दी एंड आप लोगों को जो आपको देख रहे हैं, आप बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल और हार्ट स्पेशलिस्ट, आप कुछ भी कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, कोई मैसेज देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, यू मोर देन वेलकम। जिस तरह जी आपने भी फरमाया राइटली के प्रिवेंशन करनी चाहिए, कि आपने अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना इलाज कराएं टाइम से डॉक्टर को कंसल्ट करें। इससे पहले कि बीमारी ज्यादा हो, अगर उसको शुरू में आप कंट्रोल कर दें या प्रिवेंट कर दें तो वो बहुत। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ गया आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए। बहुत सारे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं ये हार्ट डिजीजेस के साथ भी पैदा होते हैं, और बहुत से वालिदैन को पता नहीं चलता, और उस वक्त पता चलता है जब वो डिजीज बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक उर्फ आम में एक फिनोमिनन होता है, बच्चे के दिल में सुराख है, और ये बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है हमें। इस हवाले से भी कोई हमें गाइडलाइन दे दें, ये क्या है और कैसे इसको हम देखें? तो आप जब बच्चा पैदा होता है उसका पहले जी रेगुलर चेक होना चाहिए। उसका जो इनिशियल चेकअप होता है वो अपने डॉक्टर से या जो आपके जनरल प्रैक्टिशनर है उससे उसका चेकअप कराएं, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत अपने सटल साइंस होते हैं। वो आपकी सांस, बच्चे को सांस की तकलीफ होती है, उसका रंग ज्यादा नीला होता रहता है या उसके नाखूनों का रंग बदलता रहता है, तो ऐसी किस्म के सिम्टम्स बीच में होते हैं। तो आप अगर बच्चे का रेगुलर चेकअप शुरू में ही हो जाए तो उसको पिक करना आसान होता है। ये दिल का सुराख जी हरफ आम है, ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे सेंटर में इसका इलाज होता है और बड़ी कामयाबी से होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली रज़ा, बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशन फॉर सच अ बिग अचीवमेंट कि आपने बगैर किसी हार्ट सर्जरी के जो वॉल्व है वो लगाने में कामयाब हुए, और ये एक बहुत ऑब्वियसली मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नॉर्मली आर्टिस्ट या क्रिएटिव लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये एबनॉर्मल या पागल होते हैं और इनकी कोई पता नहीं होता, चले होते हैं। लेकिन इसी हवाले से माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक बता रहे हैं कि क्या ये वाकई पागल या एबनॉर्मल होते हैं क्रिएटिव लोग या तख्लीकार। देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। क्या तख्लीकार पागल होते हैं? मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। क्या तख्लीकार किसी पागलपन के शिकार होते हैं, किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और हम ये देखते हैं कि जो मेंटल इलनेस है या डिसऑर्डर्स हैं उसके हामिल अफराद ज़रूरी नहीं है कि वो तख्लीकार हों, लेकिन तख्लीकारों में एक ख़ास किस्म की हमें एक पैटर्न दिखाई देता है कि जिसको आप एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं, और ये बड़े बड़े लोगों में हमें बहुत वाज़े दिखाई देता है। तख्लीक के हवाले से या तख्लीकारी के हवाले से या तख्लीकी सलाहियत के हवाले से एक आइडिया ये था कि शायद इसका ताल्लुक IQ के साथ है, कि जितना ज़्यादा किसी का IQ होगा
उतना ज़्यादा वो तख्लीक़कार होगा, लेकिन हमें कोई को रिलेशनिंग इसकी मिलती नहीं है, क्योंकि जो IQ है उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हवाले से या पैटर्न रिकग्निशन के हवाले से या इस तरह की बहुत सारी सलाहियतें उसके हवाले से वो बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन इसमें जो तख्लीक है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस से लेके बहुत सारी ऐसी पेचीदा चीज़ें आती हैं जिससे हम इसका लिंक जो है वो IQ के साथ नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का IQ ज़्यादा हो तो वो तख्लीककार भी होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो तख्लीककार हैं उनका IQ हमेशा ज़्यादा होगा। हमें एक सलाहियत जो बहुत ही नुमाया नज़र आती है तख्लीककारों में, एक एबिलिटी, एक सलाहियत इन लोगों में होती है जो कि डिफरेंट सोचने के हवाले से, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के हवाले से। आर्ट का जो ताल्लुक है वो रेंडमाइजेशन है और उसमें से आर्डर तलाश करना है, जो कि एक ऑफ कोर्स आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ये एक ऐसी एबिलिटी जो कि आपको बिल्कुल आप मुख्तलिफ सोचते होंगे तो तभी आपके अंदर आएगी। तख्लीककारों के अंदर जो हमें नुमाया डिसऑर्डर्स नजर आते हैं वो बाइपोलर नजर आता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया नजर आता है, वो अल्कोहलिज्म नजर आता है, वो डिप्रेशन नजर आता है। मिसाल के तौर पे वर्जीनिया वुल्फ को अगर ले लें, एडगर एलन पो को ले लें, हेमिंगवे को ले लें, इसी तरीके से अगर हम साइंस की दुनिया में आए तो न्यूटन जो थे वो पूरी ज़िंदगी वो है स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार रहे और डिप्रेशन का शिकार रहे। आइंस्टाइन जो थे वो स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं थे, लेकिन एक मतलब ये था कि वो बिल्कुल उस बॉर्डर लाइन पे थे, और इसी तरीके से लेकिन उनकी फैमिली में आगे ये चीज़ जो है आगे हुई, लेकिन उनकी फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया हमें नजर आया। तो जब हम आइजैक न्यूटन को देखते हैं या आइंस्टाइन को देखते हैं या तमाम बड़े लोगों को देखते हैं, तमाम बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं, तमाम बड़े तख्लीकारों को देखते हैं, और उनके अंदर हमें ख़ास मखसूस डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से लेके और डिप्रेशन से लेके, बाइपोलर से लेके, अल्कोहलिज्म से लेके एक मुकम्मल एक फैलाव नजर आता है। बेसिकली तख्लीकारों को क्या चीज़ है जो कि मुमताज़ करती है? तो अगर हम न्यूरो साइंस की तरफ चले जाएं तो उसमें हमें बहुत ही वाज़े तौर पे एक ख़ास पैटर्न प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में नज़र आता है कि जिसके अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी, जिसको आप हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर अगर हाइपर एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं उनको ना सिर्फ जनरेट करेगा बल्कि बहुत सारी चीज़ों को उसके पास एक्चुअली डाटा की फरावानी होगी, और डाटा की फरावानी में वो एक ऑर्डर जो है वो तलाश कर लेता है। एक और चीज़ जो न्यूरो के अंदर हमें नजर आई वो है थैलेमस, और थैलेमस जो है एक रिले स्टेशन है, और हमारी 5 में से 4 हिस्सों से जितना भी डाटा जा रहा होता है वो वहाँ पे स्क्रीन होता है। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो तख्लीकारों के हवाले से जिन लोगों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उनके अंदर एक ख़ास पैटर्न ये नज़र आया कि वो उनके जो थैलेमस है उसके अंदर डोपामीन रिसेप्टर्स जो हैं वो कम हैं, और जिसकी वजह से वो स्क्रीनिंग जो है वो कम है। इसका मतलब यह है कि वो एबंडेंस ऑफ डाटा जो है उनके अंदर चला जाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं हाइपर सेंसिटिव बच्चों के साथ। जब हम किसी बच्चे को हाइपर सेंसिटिव कहते हैं या किसी फर्द को हाइपर सेंसिटिव कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उसका जो डाटा है जो कि हिस्सियात से आ रहा है, सेंसेस से आ रहा है, वो थैलेमस में कम उसको रुकावट है और वो कॉग्निशन में जा रहा है। सो ये एबंडेंस ऑफ डाटा जो है ये क्रिएटिविटी या तख्लीकारों के हवाले से ये बड़ा अहम है। ये इसलिए अहम है कि ये फ़रोग देता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये माँ है तख्लीक की। और आपको मालूम है कि जो भी इस तरह के बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, नफ्सियाती टेस्ट हैं जो कि ये मेजर करते हैं कि इस बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग है या नहीं है, या ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे डाइवर्जेंट थिंकिंग को फ़रोग दिया जा सकता है। इस डाइवर्जेंट थिंकिंग को जब भी हम हमारे ज़हन में आता है, मिसाल के तौर पे हमारे ज़हन में एक टेस्ला आते हैं। टेस्ला टेस्ला की जो बाकी बातें अपनी जगह पे, बट टेस्ला के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सलाहियत जो थी वो पैटर्न रिकग्निशन की थी, और वो टोटल डिजिट्स में, और जिस तरह की से आपको मालूम है कि 369 एक ऐसा फिगर है जो कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ खेला, और एक बहुत ही कायनात के अंदर ऐसे पैटर्न्स दरियाफ्त किए जहाँ पे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि 369 एक ऐसा फिगर है जो कि हम पे हुक्मरानी कर रहा है। ये बिल्कुल वही उसी तरह से पैटर्न नजर आते थे जिस तरीके से एक मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड, और उसके अंदर भी आप ये देखिए कि अ ब्यूटीफुल माइंड में भी जो नैश थे प्रोफेसर, उनको भी एक डिसऑर्डर का सामना था, स्किज़ोफ्रेनिया था, और इसके बाद वो उनके अंदर भी जो पैटर्न्स को रीड करने की एक बड़ी बाकमाल सलाहियत थी। अमेजिंगली कि मैं जिस तरह की शुरू में हमने बात की थी कि मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि तमाम दुनिया में जितनी भी मेंटल इलनेस है या उसका शिकार जो लोग हैं वो तख्लीककार होंगे। हमने सिर्फ वो पैटर्न तलाश करना है कि तख्लीककारों के अंदर और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर क्या इनके अंदर वो पैटर्न कहीं ज्यादा नजर आ रहा है मेंटल इलनेस का, जो कि हमें बहुत वाज़ेह दिखाई देता है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि क्या इसका कोई ताल्लुक डीएनए के साथ है।
इस हवाले से जो साइंस के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो है आइसलैंड जो उसके खित्ते के जो बासी हैं, 86,000 लोग, 86,000 लोगों पे ये तजुर्बा किया गया और 86,000 लोगों में से बहुत वाज़े तौर पे ये हमें नज़र आया कि इसका कोई ताल्लुक डीएनए के साथ भी है। और ऐसे लगता है जैसे क्रिएटिविटी और मेंटल इलनेस या इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये रन करती हैं, ये चलती हैं फैमिलीज़ के अंदर। इस हवाले से फिर आपको बहुत ज़्यादा मिसालें मिलना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे हेमिंगवे जो है, आपको मालूम है कि उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन हेमिंगवे के वालिद ने भी खुदकुशी की और एक ही शॉटगन, एक ही पिस्टल था जिससे उनके वालिद ने खुदकुशी की। और हेमिंगवे जैसा बहुत बड़ा राइटर जो है उसने भी उसी पिस्टल से अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इस तरीके से आइंस्टाइन की जो आगे फैमिली है उसके अंदर आपको स्किज़ोफ्रेनिया नज़र आता है। तो जहाँ आप डीएनए की बात करते हैं तो उसके साथ फिर डेवलपमेंटल जो फेजेज़ हैं बच्चों के, उस पे भी बात करनी ज़रूरी हो जाती है कि क्या कहीं ये उस वक्त तो चीज़ पैदा नहीं होती। और फिर अगेन हमें उसमें भी कुछ डांडे, कुछ ऐसी चीज़ें, पैटर्न्स मिलते हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं डेवलपमेंटल फेज में। मसलन कोई बच्चा जो है वो किसी ट्रॉमा का शिकार हो गया या उसने शदीद स्ट्रेस देखा या पेरेंट्स जो हैं वो अलहदा हो गए या कोई फाइनेंशियल जो डिस्ट्रेस है उसने बहुत ज़्यादा बचपन में देखा है और वो तमाम चीज़ें अगर उसने देखी हैं तो उसके अंदर कुछ मखसूस रवैये पैदा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ताल्लुक यकीनन डेवलपमेंटल फेजेस के साथ भी हो सकता है, डीएनए के साथ भी हो सकता है और हर जगह पे पैटर्न्स नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि तख्लीकारों का और इस पागलपन जिसको हम कह रहे हैं या मेंटल इलनेस कह रहे हैं या डिसऑर्डर्स कह रहे हैं, ज़हनी आर्जे कह रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं कोई रब्त, कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक जो है वो ज़रूर नज़र आता है। और एक और चीज़ वो ये कि ये जितने भी लोग होते हैं ये यकीनन मशहूर हो जाते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। और सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको एक वक्त में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, एक वक्त में जब अटेंशन नहीं मिलती तो अटेंशन सीकिंग के लिए एक इस तरह का बिहेवियर जिसको हम एग्जिबिटिंग बिहेवियर कह सकते हैं, इस तरह का बिहेवियर उनके अंदर पैदा हो जाता है। सो नाज़रीन, अभी तक साइंस जो है वो कुछ पैटर्न ज़रूर देख सकी है, कुछ कोरिलेशनिंग ज़रूर दे सकती है, लेकिन हम बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जो तख्लीकात जितने भी होते हैं उनके अंदर एक पागलपन जो है, थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ी सी सख्त किस्म की टर्म है। यानी पागलपन से मुराद ये है कि कुछ थोड़ी सी अबनॉर्मेलिटी, कुछ डिसऑर्डर, कुछ हटके, और तख्लीकार जो है वो हमेशा कुछ हटके तो होता ही है, ये तो हमें मालूम ही है। सो तख्लीकारों के अंदर एक खास किस्म का एक पैटर्न ज़रूर नज़र आता है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। ओके, सो ये तो आपने देखा और अब हमारे पास आपके लिए एक सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है और वो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। और ये टी20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को खेला जाना है। और इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फिक्सचर के हवाले से है। ऐसी बैटिंग हो और पहला मैच उससे भी एक्साइटिंग होगा, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों वही टीमें हैं जो पिछले फाइनल में टकराई थी। सो पहले 2 दिन बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। ये हमने अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाई। विद दैट जो टी20 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जारी है उसके अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टीम को हरा दिया और बड़ा अच्छा एक मुकाबला पाकिस्तान टीम ने किया और आगे प्रोसीड किया टूर्नामेंट में। इस वाले से भी आपको बताते रहेंगे। अभी हम इजाजत लेंगे और आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज, कल परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और कोविड के हवाले से अपना ख्याल रखिएगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।